हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे कि जानते हैं कि आज का हम लोग का टॉपिक है बीएसपीसीएल के लिए कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में जो आपका सिलेबस दिया गया है कंपनी एक्ट 1956 एंड 2030 के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में जो आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन आपके 200 हैं। 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। हो भी सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए, तो एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसे 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे फिर काफी दिनों के बाद, क्योंकि जानते ही हैं कि मैं लंबे समय के बाद समय नहीं मिल पाता है, काफी अंतराल हो जाता है लेक्चर देने में, तो उसको माइंड ना लीजिएगा। जो भी लेक्चर है मिलेगा आपको, अच्छा लेक्चर मिलेगा और काफ़ी यूजफुल भी होगा। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक व्हाट्सएप चैनल का, वहां से भी आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे ही रिस्पॉन्स देंगे उसी हिसाब से आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फिर भी आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का जो आज का टॉपिक है, नाम लिखा गया है कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ जो है 1956 और 2030 दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपका सिलेबस में जो दिया गया है वो 1956 का दिया गया है, विथ अमेंडमेंट लिखा हुआ है, मतलब उसमें जो संशोधन हुए उसके साथ साथ। तो आज जो है हमारा कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, तो दोनों के क्वेश्चन इसमें मर्ज किए गए हैं। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी लॉ और एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय कंपनी विधान के उद्भव, मतलब जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट के विधान के उद्भव और विकास का मूल स्रोत किस देश का कंपनी अधिनियम है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो भारत में कंपनी लॉ लागू है वो आखिर में वो किस देश में शुरुआत हुई थी, जिसकी देन है, जिसके वजह से लागू हुआ। ऑप्शंस में दे रहे हैं कि इंग्लैंड, यूएसए, जर्मनी और इटली। भाई, हमारे जो कंपनी लॉ लागू है वो इंग्लैंड की देन है, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले कंपनी एक्ट लागू हुआ था 1850 में। अभी उसके बारे में भी चर्चा चलेगी। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि वही हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया। अब कंपनी अधिनियम माने कंपनी एक्ट जब कब पारित किया गया? 1844, 1850, 1857, 1860। भाई, कंपनी अधिनियम जो पारित किया गया वो 1850 में किया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बार जो कंपनी आई वो कब भाई आई? ये भी सोचने वाली बात है। जो कंपनी पहली बार बनी थी वो 1800 आपके 44 में बनी थी, लेकिन उस पर जो कानून बना वो 1850 में बना। ठीक है। कहां पे बना? इंग्लैंड में बना। पूरी दुनिया में पहली बार कंपनी कहां आई थी? इंग्लैंड में आई थी, और वो भी 1844 में। लेकिन उस पर जो कानून बनाया गया इंग्लैंड में ही बनाया गया 1850 में। फिर इसी से रिलेटेड और भी दूसरा क्वेश्चन हमारा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि जो हमारी कंपनी अधिनियम 1956 है, कंपनी अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं थी? भाई, कंपनी अधिनियम 1956 बना, लेकिन यहाँ पे ये भारतीय कंपनी अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हुआ था। लेकिन कंपनी अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ तो उसमें कितनी धाराएं थी? 470, 582, 668, 720। चारों में से सोचिए कौन सा ऑप्शन आपका होगा। कितनी धाराएं हैं 1956 के अकॉर्डिंग? बताइए। 668 धाराएं हैं। ठीक इसी से रिलेटेड अगला हमारा क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं। जो अभी हाल ही में जो कानून बना है, जो 2013 वाला चल रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी धाराएं हैं। 470, 582, 590, 648, बताइए कितनी धाराएं हैं। 470 धाराएं हैं, ये मुझे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति किस तिथि को मिली। जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 जब लागू किया गया, तो देखते होंगे कि कोई भी चीज पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। तो वहां पे कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 है, इस पर राष्ट्रपति की सहमति कब मिली। 15 अगस्त 2013 को मिला, 29 अगस्त 2013 को, 18 अगस्त 2013 को, 25 अगस्त 2013 को। बताइए किस तारीख को मिला था। 29 अगस्त 2013 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये देखिएगा बी है ऑप्शन, ये डी नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग इसकी गलत हुई है। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन। कब हुआ था भाई आपका 29 अगस्त 2013 को। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पृथक अस्तित्व एवं प्रभेदन लक्षण। पूछा जा रहा है कि पृथक अस्तित्व और प्रभेदन किस व्यवसाय, किस कारोबार के लक्षण है। तो एकल व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, कंपनी संगठन, इनमें से सभी। बताइए किसके लक्षण है। भाई कंपनी के लक्षण है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 1956 में कितनी अनुसूचियां थी। मतलब हमारा जो कंपनी एक्ट 1956 बना, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। 7, 9, 14, 18। बताइए कितनी थी भाई, कितनी संख्या थी। 14 संख्या थी। ठीक इसी तरह आप लोग आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी अनुसूचियां, वो तो 56 की बात थी, अब 2013 की बात है। 2013 में कितनी अनुसूचियां हैं। 5, 7, 11, 14। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। कितनी है, 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर इस समय अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं। भाई कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं। 21, 25, 29, 33। ये जनरल बेसिक क्वेश्चन है, ये मुझे याद होना चाहिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हार्ड वाला भी आएगा अभी। फिलहाल बताइए कि कितने हमारे अध्याय हैं। अध्यायों की संख्या हमारी 29 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में ये आता है। किसी कंपनी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी भी कंपनी का जब गठन किया जाता है, कोई कंपनी बनाई जाती है, तो पूछा जा रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और उपयुक्त सभी। बताइए, सोचिए किसके अंतर्गत। एकदम स्पष्ट दिख रहा है इसमें से, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चूंकि कंपनी एक पृथक संस्था है, इसका क्या, क्यों, कैसे माना जाएगा कि ये पृथक संस्था है। कहा जा रहा है कि चूंकि कंपनी एक पृथक संस्था, पृथक मतलब अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। अब इसमें कुछ रीजंस दे रहा है कि कुछ कारणों से ये पृथक संस्था है, एक अपने आप में स्वतंत्र संस्था है।
कह रहा है कि इसका जीवन काल इसके सदस्यों के जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या इसका जीवन काल इसके मेंबर पर डिपेंड करता है? मेंबर एक 9 रहे तो क्या कंपनी नहीं चलेगी? चलेगी। ठीक है। और क्या हो सकता है? कंपनी का इसके बहुमत वाले सदस्यों के जीवन काल पर निर्भर करता है। क्या कंपनी का जो जीवन काल है उससे सदस्यों के बहुमत पर डिपेंड करता है? कुछ नहीं, बिल्कुल बहुमत पर डिपेंड नहीं करता। जीवन काल इसके अल्प मत वाले सदस्यों के जीवन काल पर निर्भर करते हैं। क्या कंपनी का जीवन काल सदस्यों के अल्पमत पर निर्भर करते हैं? ये भी सही नहीं है। इसका जीवन काल इसके सदस्यों के जीवन काल पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि कंपनी का जीवन जो काल है उसके सदस्यों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि सदस्य तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कंपनी वैसे अपने आप में बनी रहती है, कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्था जो भी है वैसे की वैसे ही रहती है, आने जाने वाले लोगों की लाइनें लगी रहती हैं, इसलिए आने जाने वाले जो सदस्य हैं उस पर हमारी कंपनी निर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए। लिखा गया है कि सीमित दायित्व का क्या अर्थ है? सीमित दायित्व का क्या अर्थ है? देनदारों का दायित्व सीमित है, ऋणदाताओं का दायित्व सीमित है, सदस्यों का दायित्व सीमित है, ऋण पत्र धारकों का दायित्व सीमित है। इन चारों में से क्या ऑप्शंस आपके सही होंगे? सीमित दायित्व का अर्थ मतलब क्या होता है? सदस्यों का दायित्व सीमित, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, वही ना सदस्य होते हैं कंपनी के। इन सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन क्रिया कंपनी प्रवर्तन में सम्मिलित नहीं है? पूछा जा रहा है कुछ इसमें से क्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज है जो कंपनी के प्रवर्तन मतलब प्रमोशन में शामिल नहीं। जब कंपनी का प्रवर्तन मतलब होता है कंपनी का निर्माण करने से, कंपनी को बनाने के, कंपनी को स्टार्ट करने से। व्यवसायिक अवसरों की खोज करना क्या प्रवर्तन की अवस्था है? बिल्कुल है, ये सही है। कंपनी के अंशों का आवंटन करना, ये प्रवर्तन में आवंटन नहीं आता है। जब भी कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसमें आवंटन का प्रोसेस शुरू नहीं होता है। विचारों का जांच करना, ये प्रवर्तन की अवस्था है। वित्त की व्यवस्था करना कंपनी का निर्माण होता है, तो ये भी है। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? डी, क्योंकि पूछा जा रहा है कि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा, ये थोड़ा सा कट गया है, नीचे आया है। कह रहा है कि एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या, मतलब पूछा जा रहा है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कह रहा है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। ध्यान से समझिएगा। पब्लिक कंपनी में, जो भी हमारी पब्लिक कंपनी है, इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। तो पूछ रहा है अधिकतम सदस्यों की संख्या भाई, अधिकतम कितने होंगे और सीमित होंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन है। एक तो 7 हो गया, ये देखिए, ये हमारे असीमित सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान नहीं करती है तो किसके विरुद्ध वाद किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि कोई कंपनी कर्जा ली है, ऋण ली है और अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, नहीं करती है। तब पूछा जा रहा है कि किसके विरुद्ध वाद किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है? निदेशकों के विरुद्ध, सदस्यों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध की कंपनी के विरुद्ध? बताइए भाई, ये तो सब इम्प्लाई है, इनको विरुद्ध क्यों करेंगे? आप कंपनी के विरुद्ध मुकदमा करेंगे ना। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वतंत्र निदेशक मतलब डायरेक्टर
अपने पद पर अधिकतम कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है। मतलब एक स्वतंत्र निदेशक, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें स्वतंत्र निदेशक की बात की गई। जिस तरह एक नया चीज जोड़ा गया वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, उसी तरह एक स्वतंत्र निदेशक की भी बात की गई। तो पूछा जा रहा है कि वह स्वतंत्र निदेशक अपने पद पर कितने साल तक काम कर सकता है, बताइए। मैक्सिमम 5 साल तक लिखा है, 3, 4, 5, 10, तो कितने साल तक? 5 साल तक। अगला क्वेश्चन क्या है, एक निदेशक कितने समय के लिए लगातार स्वतंत्र निदेशक हो सकता है। मतलब एक डायरेक्टर कितने समय तक के लिए, कितने टाइम तक के लिए कंटिन्यू डायरेक्टर हो सकता है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, बताइए कितने साल के लिए हो सकता है। मैक्सिमम लगातार 5 साल से अधिक के लिए नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं। मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम पूछा जा रहा है कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। 5, 10, 15, 20, बताइए मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम जो 2013 बना, ध्यान दीजिएगा, जो 2013 बना, तो 13 के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम संख्या 15 है। कितना है? 15 है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ रही है तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 निर्धारित की गई। लेकिन जब हमारा कंपनी एक्ट 1956 था, वहां डायरेक्टरों की संख्या मैक्सिमम 20 निर्धारित की गई। तो आपके जिसके भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अच्छी तरीके से आप लोग जान जाइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी की क्या विशेषता है, ध्यान से सुनिए। कंपनी का ऐच्छिक समामेलित संस्था है। मतलब कंपनी एक क्या है? ऐच्छिक और समामेलित संस्था। मतलब कंपनी इच्छा के आधार पर बनाई जाती है और रजिस्टर्ड होती है। पहली सब हमको भी सही लग रहा है। कंपनी का अस्तित्व अस्थाई होता है। बिल्कुल सही है कि कंपनी का अस्तित्व जो होता है अस्थाई होता है। कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, ये भी सही दिख रहा है। और उपरोक्त सभी, तो मेरे ख्याल से ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ऊपर का तीनों बातें सही दी गई। ठीक है, अगला 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार पूछा जा रहा है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी के गठन के प्रावधान में सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति वाली जो कंपनी की जहां तक बात करते हैं, वो कंपनी अधिनियम 1956 में नहीं था। लेकिन जब से हमारा कंपनी अधिनियम 2013 बना, तब से 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी का प्रावधान लाया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल व्यक्ति कंपनी के गठन के प्रावधान में मेंबर कितने होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। केवल एक ही व्यक्ति होता है, असीमित व्यक्ति होता है, 70 व्यक्ति होता है, 8 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, 5 व्यक्ति होते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, बताइए। केवल एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि जब नाम ही है 1 पर्सन कंपनी, तो भाई एक ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी के कितने अंश होने अनिवार्य है। एक सहायक कंपनी होती है, एक सूत्रधारी कंपनी है। पहले सूत्रधारी के बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए कि 2 कंपनियां हैं, ए और बी। यहां बता भी दे रहे हैं कि सपोज करिए ए और बी 2 कंपनियां, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है और इसकी पोजीशन थोड़ी सी लो है। जब यह कंपनी इस कंपनी के 50% प्लस जो शेयर है ये अपने पास रखती है, तो इसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी। क्या कौन कंपनी? होल्डिंग कंपनी, मतलब सूत्रधारी कंपनी। और इसको बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी, मतलब सहायक कंपनी, सहायक कंपनी।
तो कह रहा है कि एक सूत्रधारी कंपनी के पास सहायक कंपनी के कितने शेयर होने चाहिए, अनिवार्य है 50% से अधिक, मतलब 50% प्लस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और वो कर दें। हाँ, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का समामेलन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन, समामेलन मीन्स रजिस्ट्रेशन, हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, चाहे वो 1956 हो या 2013। 2013 भी लिखा रहेगा तो वही बात आएगी, या 1956 आएगा तो भी वही बात होगी। पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। देखिएगा भाई, कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कानून के अंतर्गत नहीं हो सकता, तो आपका है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी के कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है, जैसे भारत में सबसे पहले जो कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए थे तो बनाए थे, जो किसी देश के राजा या फरमान के आदेश के अनुसार बनाई जाती है, उसी को हम चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है, या शाही आदेश द्वारा जारी कंपनी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं। कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी की दशा में कुछ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, बताइए। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्या यह सही है? सही है। अंशों की अहस्तांतरणशीलता, अहस्तांतरणीयता, यही गलत है। क्यों? क्योंकि कंपनी है तो उसके शेयर हस्तांतरणीय होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे दिया होगा ऑप्शन, देखिए शाश्वत अस्तित्व भी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एकल व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का प्रावधान किया गया, बताइए। एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का प्रावधान किस अधिनियम में कहा गया है? कंपनी अधिनियम 1956 में किया गया ना भाई। कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया, बिल्कुल सही। साझेदारी अधिनियम में किया गया ना, संविदा अधिनियम में किया गया ना, किस अधिनियम में किया गया है? आपका कंपनी अधिनियम 2013 में बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार, जो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 बना, इसमें पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम धर्मार्थ मतलब चैरिटेबल, जो दान वगैरह एक धर्म से रिलेटेड वगैरह होती है, उद्देश्यों से कंपनी के गठन का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान है, क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पहली बार धर्मार्थ मतलब चैरिटेबल से संबंधित उद्देश्यों के लिए कंपनी का गठन, मतलब धर्म के लिए, धर्मार्थ संस्था के लिए कंपनी का गठन की प्रावधान की बात की गई है। कह रहा है कि ये किस धारा में कहा गया है? धारा 7, धारा 8, धारा 135, धारा 136, बताइए किस धारा में ये बात कही गई? तो धारा 8 में कही गई। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कि जब एक कंपनी के कम से कम 51% शेयर अंश सरकार के पास हो तो वह कंपनी कहलाती है। जब किसी कंपनी के 51% या उससे अधिक शेयर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के पास हो तो उसे कौन सी कंपनी कहा जाएगी? सीधे सा नाम है सरकारी कंपनी, कहीं होगा इसमें, देखिए सरकारी कंपनी से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला है क्वेश्चन हमारा कि धारक कंपनी के पास अपनी सहायक कंपनी के कम से कम अंश होने चाहिए। मतलब धारक कंपनी के पास अपने सहायक कंपनी, मतलब जो होल्डिंग कंपनी है, अपने सहायक कंपनी के कितने शेयर उसके पास होने चाहिए? भाई 50% रूल के हिसाब से प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि साधारण अंश का दूसरा नाम क्या है। साधारण अंश को हम किस नाम अंश के नाम से जानते हैं? सभी लोग जानते हैं अंश दो ही प्रकार के होते हैं, चूंकि कंपनी अधिनियम 2013 में 3 टाइप के अंश होते हैं। क्या? समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और श्वेत समता अंश। ये कंपनी अधिनियम 2013 में, लेकिन 1956 में 2 ही तरीके से होते थे, समता और पूर्वाधिकार। अब जहां तक साधारण अंश की बात कही गई है, इसे समता अंश कहा जाता है। कौन सा अंश कहा जाता है? समता अंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग की बैठक अनिवार्य है। मतलब कह रहा है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके अनुसार कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण, जैसे पहला मतलब एनुअल मीटिंग की बैठक कब अनिवार्य है? ऑप्शन में दे रहा है कि कंपनी के गठन के 18 महीने के भीतर, कंपनी के गठन के 9 महीने के भीतर, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 18 महीने के भीतर और कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर। किसके अंतर्गत कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा कराना अनिवार्य है? बताइए, सोचिए, कुछ आप लोग भी करते जाइएगा, बताते जाइए। कंपनी के गठन के 9 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक नहीं? मतलब जैसे ही एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन अनिवार्य नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं। कंपनी के संचालकों की सूची, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि भाई डायरेक्टरों की लिस्ट होनी चाहिए। पार्षद अंतर नियम, पार्षद अंतर नियम भी होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम, ये सीमा नियम है, छपरा गलत है। कंपनी के कर्मचारियों की सूची, इसके लिए होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये 3 का होना एकदम कंपलसरी है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ूंगा जो आसान नजर आएगा, ताकि आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। देखिएगा, कंपनी के पंजीकरण के लिए निम्नांकित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सेम वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप बताना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पीछे था, उसमें ऑप्शंस चेंज थे, इसमें ऑप्शंस कुछ और है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ऐसे ही बीच बीच में कभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं काट दे रहा हूँ, ये तो होगा ही होगा। इन दोनों में से पूछ रहा है कौन नहीं होगा, इतना हिंट दे दिए, ये तो होगा नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है पार्षद सीमा नियम। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगला, एक कंपनी पंजीकृत मानी जा सकती है, बताइए एक कंपनी कब पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड मानी जाती है? सोचिए। रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख जमा कर दिए गए हो, मतलब रजिस्ट्रार के पास जो भी डॉक्यूमेंट हमारे हैं, क्या हम जमा कर देंगे तो रजिस्टर्ड मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो कट कर दीजिए। रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया हो, बिल्कुल सही। जब रजिस्ट्रार से समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है तो ऐसी दशा में माना जाता है कि कंपनी हमारी रजिस्टर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज कंपनी के गठन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो पंजीकरण के बाद 30 दिनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के गठन के जो आवेदन पत्र हम प्रस्तुत करते हैं उस समय प्रस्तुत करना पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के बाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
ऐसा प्रावधान किया गया। वो कौन सी डॉक्यूमेंट है? पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, नाम स्वीकृति पत्र, पंजीकृत कार्यालय का पता। बताइए। पंजीकृत कार्यालय का जो एड्रेस है, ये आप 30 दिन का रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर आपको समय दिया जाएगा। कभी भी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय का पता दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेकिन 30 दिनों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी कंपनी की श्रेणी में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, विदेशी कंपनी की श्रेणी में क्या शामिल है? भारत के बाहर निर्मित परंतु भारत में पंजीकृत कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है लेकिन भारत में रजिस्टर्ड है। भारत में निर्मित परंतु भारत के बाहर पंजीकृत, मतलब ऐसी कंपनी जो भारत में बनी है लेकिन रजिस्ट्रेशन बाहर से है, मतलब दूसरे देश से। भारत के बाहर निर्मित यो पंजीकृत कंपनी, ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनी है, और उपयुक्त सभी। बताइए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसे दिया गया है जो विदेशी कंपनी के संबंध में सही है? सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर बनाई गई हो और भारत के बाहर रजिस्टर्ड हुई, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप से विदेशी कंपनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, कंपनी के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने का, कंपनी के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के प्रावधान को पूरा करना पड़ता है? पूछा जा रहा है कि कंपनी के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने का, मतलब देखते होंगे कि दो तरीके की कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी होती है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद से जब तक उसको व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो अपना कारोबार शुरू नहीं करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद से व्यवसाय आरंभ करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के प्रावधान को पूरा करना पड़ता है? धारा 65, धारा 433, 149, 194। बताइए। धारा 149, 1956 के अकॉर्डिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी का प्रबंध चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। ये प्रतिनिधि हैं, माने कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है कुछ चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा होता है। वो चुने हुए व्यक्ति कौन होते हैं? कंपनी के संचालक, प्रवर्तक, अंशधारक, कंपनी का सचिव। बताइए कौन होता है? फटाफट बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो कंपनी का डायरेक्टर होता है, कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति यही होता है, ठीक ना। मालिक तो कोई और होता है लेकिन उसके मेन जो प्रतिनिधि होते हैं डायरेक्टर ही होते हैं। अगला, लेखाकर्म का अंकेक्षण अनिवार्य है। जो ऑडिटिंग है किसका कंपलसरी है? साझेदारी का तो कंपलसरी है नहीं है, कंपनी अधिनियम का है। प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा कैसे हो गया? अच्छा हाँ, लेखाकर्म का अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है कंपनी अधिनियम के द्वारा। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि हर एक टाइप की कंपनी का पंजीकरण कराना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल में कितने स्वतंत्र निदेशक होते हैं? ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक जो कंपनी है, हमारी लिस्टेड पब्लिक कंपनियां हैं, उसके जो संचालक मंडल है उसमें कितने स्वतंत्र निदेशक, मतलब स्वतंत्र संचालक होते हैं? 1/3, आधा, 2/3, कोई बाध्यता नहीं। बताइए कितने होते हैं भाई? 1/3। 1/3 क्या होते हैं? स्वतंत्र संचालक होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी सूचीबद्ध या निर्धारित अंश पूंजी जिसका टर्नओवर वाली कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है?
मतलब कोई लिस्टेड कंपनी है जिसका अच्छा खासा कैपिटल है, टर्नओवर भी है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1%, 33%, 50%, 30%? बताइए कितना होना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टरों की संख्या महिला है कितनी होनी चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है ये। टोटल डायरेक्टर का 1% होना चाहिए। अगला है कि अंशों का हस्तांतरण करने के लिए हस्तांतरणकर्ता के अलावा और किसका होना आवश्यक है? जब शेयर का हस्तांतरण किया जाता है तो हस्तांतरणकर्ता के अलावा किसका होना आवश्यक है? कंपनी का लेनदार, कंपनी का ऋण प्रदाताधारी, कंपनी का सदस्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए किसका होना अनिवार्य है? कंपनी के लेनदारों का होना जरूरी है। ठीक है, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 द्वारा साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या 100 तय की गई है, परंतु साझेदारों की यह सीमा निम्नांकित पर लागू नहीं होती। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम में यह कहा गया है, जैसे एक पार्टनरशिप एक्ट है और एक कंपनी अधिनियम है। साझेदारी जब पढ़ते होंगे तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि साझेदारों की संख्या जो कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ उसके अनुसार न्यूनतम 2 और मैक्सिमम 100 की बात की गई है, और फिर बीच में शायद घटा के 50 कर दिया गया, तो 100 निर्धारित की गई है। या ऐसे समझिए कि साझेदारी में साझेदारों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो साझेदारी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो कह रहा है कि साझेदारों की यह सीमा निम्नांकित पर लागू नहीं होती। कह रहा है कि जो साझेदारों की यह सीमा है, लिमिटेशन है, जो कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, ये किस पर लागू नहीं होती है? पेशेवर व्यक्ति जैसे सीए, कंपनी का सचिव, वकील द्वारा गठित कोई साझेदारी, हिंदू अविभाजित परिवार का कोई व्यवसाय, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई, इस पर यह लागू नहीं होती है। बताइए, ये दोनों पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इस पर साझेदारों की संख्या यह निर्धारित नहीं की गई है, इसमें कितना भी सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013, ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्रमशः हो सकती है। मतलब पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी में, इसमें प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कंपनी अधिनियम 1956 की जो अकॉर्डिंग की बात करें तो 50 मेंबर्स हो सकते हैं, और कंपनी अधिनियम 2013 की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 56 के अकॉर्डिंग 50 और 13 के अकॉर्डिंग 200, ये याद रखिए रहिएगा। अगला क्वेश्चन कि एक कंपनी का नाम विशेष प्रस्ताव पास करके किसकी अनुमति से परिवर्तित किया जाए? मान के चलिए कि कंपनी ने कोई नाम रखा, बाद में लगा कि नाम रखने योग्य नहीं है या कुछ में कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो ये पार्षद सीमा नियम में बात होगी। तो पूछा जा रहा है कि किसकी अनुमति से परिवर्तन किया जा सकता है? प्राधिकरण की अनुमति से, कि केंद्र सरकार की अनुमति से, कि रजिस्ट्रार से, या इनमें से कोई नहीं? किसकी अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये विशेष प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगला, संचालक मंडल हस्तांतरणकर्ता के अंशों का हस्तांतरण करने से इनकार कर सकता है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है हस्तांतरणकर्ता के अंशों का हस्तांतरण करने से मना कर सकता है। किस रीजन से मना कर सकता है? हस्तांतरणकर्ता के पागल हो जाने पर, हस्तांतरणकर्ता के ऋणी हो जाने पर,
हस्तांतरणकर्ता के धनी होने पर और इनमें से कोई नहीं। किस कंडीशन में वह शेयर को ट्रांसफर करने से मना कर सकता है, बताइए। ट्रांसफर करने वाले के ऋणी होने की दशा में वो मना कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एक कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। पूछ रहा है कि एक कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती। अब ये जानना है कि कौन सी कंपनी है भाई, कौन सी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। कौन सी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है? एक प्राइवेट कंपनी। अगला लिखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तन करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। मतलब अपना हेड ऑफिस यदि एक स्टेट में है और दूसरे स्टेट में हमें ट्रांसफर करना है, ले जाना है, तो पूछा जा रहा है किसकी परमिशन की जरूरत है भाई। तो पहला तो विशेष प्रस्ताव पास होना चाहिए और दूसरा प्राधिकरण, केंद्र सरकार, रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, बताइए किसकी परमिशन जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तब। अगला है पार्षद सीमा नियम, ये इधर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है, बताइए क्या पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है? सही मायने में देखा जाए तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब परिवर्तन यदि किया भी जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है? क्या उसके लिए साधारण प्रस्ताव पास करना होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसके लिए विशेष प्रस्ताव पास करना होगा? बिल्कुल सही। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब क्लियर हो जा रहा है यहीं पे यही रहने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप पूरा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार्य कंपनी की शक्ति बाह्य होगा यदि यह निम्नलिखित में से किसके अधिकारों से बाहर। लिखा है कि एक कार्य कंपनी की शक्ति बाह्य होगा, मतलब कंपनी का पावर बाहरी होगा, निम्नलिखित में से किसके अधिकारों से यह बाहर है। निदेशक, अंशधारी, कंपनी, इनमें से कोई नहीं। किसके अधिकारों से बाहर है? कंपनी के अधिकारों से यदि बाहर होगा तो उसे बाह्य अधिकार कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी के अंशों का हस्तांतरण होगा। कंपनी के अंशों का हस्तांतरण कैसे होगा भाई? पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत, और इनमें से कोई नहीं, बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत अंशों का हस्तांतरण होगा। भाई अंशों का हस्तांतरण बताइए किसके अंतर्गत होगा। चलिए इसको आप बताइएगा। अब देखिए ये दो मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब कौन होगा? ये होगा कि ये होगा, ये आपको बताना। 50वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की सीढ़ी है। प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? पहली है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी है, बताइए कौन सी? बोलिए जल्दी। पहली सीढ़ी है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा पानी पी ले, ठीक है, फिर आपको पढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चन हुए, अभी 150 क्वेश्चन बाकी है। तैयार रहिएगा, लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके। हाँ तो हम लोग थे कहाँ पे? 51 पे, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी के निर्माण में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप प्रवर्तक का पारिश्रमिक दिया जा सकता है। क्वेश्चन का मतलब हमारा ये है
कि जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो निर्माण में बहुमूल्य सेवाएं प्रदान, मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट सर्विस है वो देने के बदले में जो हमारा प्रवर्तक होता है, प्रमोटर होता है, उसका पारिश्रमिक दिया जाता है। पूछा जा रहा है कि उसका पारिश्रमिक किस रूप में दिया जाता है भाई। लिखा है कि केवल नगद के रूप में, केवल अंश के रूप में, केवल ऋण पत्र के रूप में, कि इनमें से सभी। बताइए किस रूप में दिया जा सकता है। एक प्रमोटर का, एक प्रवर्तक का पारिश्रमिक किस रूप में दिया जा सकता है? तो केवल शेयर के रूप में दिया जाता है और किसी रूप में नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 52। यह कह रहा है कि कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन होने पर निम्न में से न्यायिक प्रतिबंध नहीं। मतलब कंपनी के जो पार्षद अंतर नियम है, उस अंतर नियम में परिवर्तन होने पर नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा न्यायिक प्रतिबंध नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित वो नहीं है। ऑप्शंस क्या है हमारे? परिवर्तन कंपनी के हित में हो, परिवर्तन अवैध व्यापार के लिए न हो, परिवर्तन में किसी सदस्य का निष्कासन नहीं होना चाहिए, और दायित्व में वृद्धि करने वाला परिवर्तन हो। कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो न्यायिक प्रतिबंध नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी है कि दायित्व में वृद्धि करने वाला यदि परिवर्तन होता है वो न्यायिक प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये जो तीनों जो दिए गए हैं वो न्यायिक प्रतिबंध हमारे हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसे प्रविवरण जिनमें प्रस्तावित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है उसे कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि ऐसे प्रविवरण जिसमें प्रस्तावित प्रतिभूतियां, जो हमारा प्रपोज सिक्योरिटीज है, की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है, उसे किस प्रकार का प्रविवरण कहा जाता है? क्योंकि प्रविवरण भी कई टाइप्स के होते हैं। बताइए कौन सा प्रविवरण कहा जाता है? सेल्फ प्रविवरण, मायावी प्रविवरण, स्थानांतरण प्रविवरण, इनमें से कोई नहीं। उसे हम मायावी प्रविवरण कहा जाता है। मतलब कि ऐसे प्रविवरण जिसमें प्रस्तावित प्रतिभूतियों की मात्रा और मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण होता ही नहीं है, उसे हम कौन सा प्रविवरण कहा जाता है? मायावी प्रविवरण कहा जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि समामेलन कंपनी के निर्माण की कौन सी सीढ़ी होती है? समामेलन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसे कंपनी की भाषा में हम कहते हैं समामेलन। ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सीढ़ी है, माने कौन सा स्टेप है? तो बताइए कौन सा स्टेप है? प्रथम तो होगा नहीं, क्योंकि प्रथम जो अवस्था होता है वो प्रवर्तन का होता है। ये हमारी द्वितीय अवस्था है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। एक ऑप्शन नीचे दिया गया, नेक्स्ट पेज पे चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समामेलन के बाद कौन सी कंपनी तुरंत अपने व्यापार का कार्य आरंभ कर सकती है? मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सी ऐसी कंपनी होती है जो अपना कारोबार डायरेक्ट शुरू कर सकती है? आपको ये कभी पीछे लेक्चर में मैंने क्वेश्चन में मैंने बताया था, पब्लिक कंपनी के लिए व्यवसाय आरंभ करने की आवश्यकता प्रमाण पत्र लेने जरूरी होता है। सरकारी कंपनी भी ऐसा नहीं कर सकती है, विदेशी कंपनी भी नहीं कर सकती है, लेकिन एक प्राइवेट जो कंपनी होती है वह रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत, मतलब बाद, अपना कारोबार आरंभ कर सकती है। इसे व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब किसी कंपनी की अंश पूंजी की, ध्यान दीजिएगा, जब किसी कंपनी की अंश पूंजी के 51% तक सरकार द्वारा धारित है तो उस कंपनी को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
कि जब किसी कंपनी के 51% शेयर जो हमारे गवर्नमेंट के पास होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट हो, केंद्र, सेंट्रल, स्टेट या लोकल बॉडी कोई भी हो, तो उसे कौन सी भाई कंपनी कहते हैं? उसे सीधे से समझिए सरकारी कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि अंतर नियम क्या है? अंतर नियम में होता क्या है? अंतर नियम मतलब पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अंतर नियम में परिवर्तन किए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन है। साधारण प्रस्ताव से परिवर्तित किए जा सकते हैं, विशेष प्रस्ताव से परिवर्तित किए जा सकते हैं, विशेष सूचना वाले प्रस्ताव में परिवर्तित किए जा सकते हैं। मतलब पूछा जा रहा है क्या अंतर नियम में परिवर्तन हो सकता है? होता है तो साधारण प्रस्ताव पास करके होता है, कि विशेष प्रस्ताव पारित करके होता है, कि विशेष सूचना वाला प्रस्ताव पारित करके किया जाता है? बताइए, अंतर नियम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? सोचिए, उसके लिए हमें विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। ठीक है, सारणी एफ कौन सी कंपनी अपना सकती है? टेबल एफ कौन सी कंपनी अपना सकती है? सोचिए, कौन सी कंपनी अपना सकती है? ध्यान दीजिएगा। टेबल एफ का प्रयोग कौन सी कंपनी कर सकती है? देखिए, एक हमारी निजी कंपनी होती है और एक हमारी सार्वजनिक कंपनी होती है। ठीक है, और इधर पुस्तक की जहां तक बात करते हैं, एक हमारा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये होते हैं पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। दोनों ही कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय कंपलसरी होते हैं, लेकिन इसमें से एक कंपनी ऐसी है जिसको टेबल एफ अपना सकती है। मैं टेबल एफ अपनाना जरूरी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक तो निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी। अब इसी में से कोई ऐसी कंपनी है जो टेबल एफ, सारणी एफ को अपना सकती है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या निजी कंपनी अपना सकती है? क्या अंशों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी अपना सकती है? कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अपना सकती है, कि असीमित कंपनी अपना सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, लेकिन हिंट मैं दे रहा हूं, ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं होगा। जो होगा एक निजी कंपनी और एक सार्वजनिक कंपनी, इन्हीं दोनों में से एक होगा। इस आंसर का आप जवाब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि दो ही में से एक होगा, मैंने 4 विकल्प दिया नहीं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलेख कंपनी की बाह्य संबंध क्षेत्र को परिभाषित करता है? बताइए, कौन सा ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के बाहरी क्षेत्रों को परिभाषित करता है? देखिए, ये कंपनी है, ये क्या है? कंपनी। इसका एक ये बाहरी क्षेत्र है और ये कंपनी का आंतरिक क्षेत्र है। बाहरी क्षेत्र को परिभाषित करने वाला आपका पार्षद सीमा नियम है और आंतरिक क्षेत्र को परिभाषित करने वाला पार्षद अंतर नियम है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बाह्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है, कौन सा है? पार्षद सीमा नियम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? कितने क्लाज होते हैं? पार्षद सीमा नियम में कितने क्लाज होते हैं? ये एग्जैक्ट डाटा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 6 क्लाज होते हैं। नाम भी मालूम होगा आप लोग को, कंपनी का नाम वाक, स्थान वाक, ठीक ना, और उद्देश्य वाक, पूंजी वाक, संघवाक, हस्ताक्षर वाक, और एक वाक और है, ठीक ना।
तो कुल मिला के 6 वाक्य आपके कुल मिला होते हैं। अगला, राज आज्ञा द्वारा निर्मित कंपनी है, इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो राज आज्ञा, राज आज्ञा का मतलब होता है कि किसी देश के राजा के आदेश या फरमान द्वारा जो जारी कंपनी रहती है उसे राज आज्ञा द्वारा कंपनी स्थापित कंपनी कहा जाता है। यूटीआई बैंक की स्थापना राज आज्ञा द्वारा नहीं की गई है। बाटा सू कंपनी की स्थापना राज आज्ञा द्वारा नहीं कंपनी की गई है। ये तो है ही नहीं हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। पीछे के एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो कंपनी के प्रकार हैं उसमें एक राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी है जिसको हम चार्टर्ड कंपनी के नाम से भी जानते हैं। जो भारत में ईस्ट इंडिया हमारी कंपनी बनी थी 1600 में, तो वो ब्रिटिश जो वहाँ की महारानी थी उनके आदेश या फरमान से बनी थी। इस तरह की जो कंपनियां होती है जहाँ पर राजशाही होता है वहाँ से जो कंपनी बनती है उसे राज आज्ञा द्वारा स्थापित कंपनी कहा जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निजी कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो अंशों और ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को क्या करती है। निजी कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो अपना शेयर और डिवेंचर को क्रय करने के लिए जनता को क्या करती है, आमंत्रित करती है कि नहीं करती है, कि क्या करती है, आमंत्रित करती है, आमंत्रित नहीं करती है, आमंत्रित करती है, नहीं भी करती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है आपको, आमंत्रित नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, अपने सदस्यों की संख्या अधिकतम 200 तक सीमित रखती है और अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती है, अर्थात उस पर प्रतिबंध लगाती है। अगला क्वेश्चन, सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नमेंट कंपनी के, एक सरकारी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति की जहां तक बात की जा रही है, ये किसके परामर्श के, किसके कंसल्टेंट से, किसके सिफारिश से की जाती है। तो भारत का जो ऑडिटर जनरल है इनकी सिफारिश से इसकी नियुक्ति की जाती है। चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि ये कंपनी अपनी अंश पूंजी घटा सकती है, मतलब जब एक कंपनी को अपना शेयर कैपिटल कम करना होगा तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि परमिशन जो लेना पड़ेगा तो कैसे परमिशन लिया जा सकता है। नॉर्मली एक प्रस्ताव पास करके भी हो सकता है, कि विशेष प्रस्ताव करके भी हो सकता है, कि कैसे हो सकता है। साधारण प्रस्ताव पास करके, साधारण प्रस्ताव के पास करके तो भाई शेयर कैपिटल में कभी की ही नहीं जा सकती है। विशेष प्रस्ताव से पास करना होता है, तभी वो अपने शेयर कैपिटल को कम कर सकती है, घटा सकती है। 2 ऑप्शन नीचे भी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रविवरण जारी किया जा सकता है। प्रविवरण जारी किया जाता है कब, एक निजी कंपनी द्वारा, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी द्वारा, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। एक प्रविवरण कहाँ जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है बताइए। जो हमारा प्रोस्पेक्टस जो जारी किया जाता है ये सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करें क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8, ठीक ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य से कंपनी के गठन की व्यवस्था भी की गई। ऐसी कंपनी का क्या उद्देश्य, कहने का मतलब है कि जो हमारा कंपनी अधिनियम 2013 बना उसके सेक्शन 8 में यह कहा गया है कि धर्म के लिए या एक किसी धार्मिक संस्था के लिए भी कोई कंपनी का गठन किया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था जो की गई है उसमें पूछा गया है कि वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। पहला,
उस कंपनी का उद्देश्य कला, विज्ञान, वाणिज्य, खेल और शिक्षा, अनुसंधान आदि का प्रोत्साहन, समाज कल्याण, धर्म, परोपकार, पर्यावरण संरक्षण या ऐसे किसी क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल, जो धर्मार्थ संस्था के उद्देश्य से जो कंपनी का गठन किया जाता है तो इस उद्देश्य से भी वो होना चाहिए, तभी धारा 8 के अंतर्गत कंपनी स्थापित हो सकती है। अगला है कि अपने लाभ या अन्य आय का प्रयोग भी धर्मार्थ कार्यों के लिए करेगी। सपोज करिए कि ऐसी कंपनी को, ऐसी संस्था को यदि लाभ भी होता है तो इसका प्रयोग वो धर्मार्थ कार्य के लिए करती हो। अपने सदस्यों में लाभांश वितरण नहीं करेगी, इसके जो मेंबर्स होंगे उसका लाभ में हिस्सा शेयर नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनी को धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित कंपनी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ये सारे यदि गुण विद्यमान होते हैं तो धारा 8 के द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य से स्थापित कंपनी उसे माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक निर्धारित नेटवर्थ, ठीक ना, वह टर्नओवर, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक फिक्स, मतलब यदि नेटवर्थ किसी कंपनी का है या उसका अच्छा खासा टर्नओवर है वाली कंपनी के लिए पिछले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का कम से कम कितना % सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत यदि कोई कंपनी है जो अपना बिजनेस या कारोबार करती है, उसका कुछ टर्नओवर है, उसका कुछ नेटवर्थ है, तो पूछा जा रहा है कि कितना उसके नेटवर्थ का कितना %, और वो भी पिछले 3 सालों से ये काम कंपनी कर रही है, तो उसके नेटवर्थ का कितना % सामाजिक कार्यों के लिए क्या किया जा सकता है, व्यय किया जा सकता है। बताइए कितना हो सकता है। ये हर कंपनियों के लिए प्रावधान बनाया गया है कि चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी है तो उसका अपने शुद्ध लाभ का, अपने उसका टर्नओवर का, अपने उसका जो नेटवर्थ है उसका 2% देश के सामाजिक कार्यों में उसको योगदान देना होगा। अगला, एक वार्षिक साधारण सभा में जब तक कि अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो, बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों का कितना अनुपात अवकाश ग्रहण करेगा। मतलब जब कंपनी की वार्षिक साधारण सभा होती है तो उसके अंतर नियमों में यह प्रावधान पहले से न हो तो बारी बारी से अवकाश ग्रहण करने वाले जो डायरेक्टर होते हैं वो कितना रेशियो या कितना % क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/4, 1/3, 1/2 या ये सब। बताइए कितना % ऐसा यदि कोई प्रावधान अंतर नियम में न हो जो डायरेक्टर के रिटायर होने का, तो सामान्यतः कितना % या कितना रेशियो या कितने लोग अवकाश ग्रहण करेंगे। बताइए 1/3 जो डायरेक्टर होते हैं जो हमेशा रिटायर होंगे, ठीक है, टोटल डायरेक्टर का। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक निर्धारित कंपनी में कम से कम कितनी महिला निदेशक हो सकती है। मतलब एक कोई कंपनी पहले से चल रही है तो पूछा जा रहा है कि एक महिला डायरेक्टर कितनी हो सकती है। 1, 2, 3, 4। और ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा है कम से कम कितनी महिला डायरेक्टर हो सकती है। भाई बताइए, कम से कम एक महिला डायरेक्टर का होना जरूरी है। अधिक भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक ऐसा बनाया गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, एक सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों का कितना अनुपात हो सकता है। जो स्वतंत्र निदेशक हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, एक लिस्टेड कंपनी में कितने हो सकते हैं, इनका रेशियो कितना होता है। बताइए 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निदेशक अयोग्य होने के बाद अपने पद को कितने समय में छोड़ेगा। एक सपोज करिए कंपनी का कोई डायरेक्टर है, अयोग्य हो गया, मतलब उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी है नहीं,
तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि वो अयोग्य हो जा रहा है तो कितने समय में वो अपना पद छोड़ देगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, बताइए कितने दिन के अंदर छोड़ देगा? उसे 2 हफ्ते में छोड़ना पड़ेगा अपना पद। ऐसा नहीं कि अयोग्य हो गया तो तुरंत ही छोड़ देगा, उसके लिए समय दिया जाएगा। अब अगला है कि घोषित लाभांश को अलग बैंक खाते में कितने दिन में हस्तांतरित किया जाना चाहिए? जो लाभांश डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो उसको अलग बैंक खाते में कितने दिन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है भाई? बताइए कितने दिन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है? 3 दिन? और बताइए, 3 दिन तो होगा नहीं, 5 दिन ना, 7 दिन के अंदर उसे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लाभांश का भुगतान घोषणा के कितने दिन के अंदर किया जाना चाहिए? माने डिविडेंड का पेमेंट डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 42 दिन? देखिए, पेमेंट की जहां तक बात करें, पहले जो कंपनी अधिनियम 1956 था तो उसमें ये ऑप्शन था 42 दिन, लेकिन जब हमारा कंपनी अधिनियम 2013 बना तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि लाभांश का भुगतान जब जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसे 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए शेयर होल्डर। अगला क्वेश्चन, कंपनी को अपने पते में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को कितने दिन पहले भीतर देनी चाहिए? मतलब सपोज करिए कि यदि कोई कंपनी है अपने एड्रेस में चेंज कर रही है तो इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार के पास भेजनी चाहिए। पूछा जा रहा है कि रजिस्ट्रार के पास कितने दिन के अंदर लिखित सूचना देनी चाहिए। एक इस पर जनरल ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, कोई भी रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें यह बनाया गया है कि रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर सूचना दी जाएगी? बताइए, किसमें पता कर रहा है? पते में परिवर्तन है। पते में परिवर्तन की सूचना यदि रजिस्ट्रार को देना है तो उसे 30 दिन के अंदर इसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। ठीक है, ये था कि जब भी कोई रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया जाता है तो रजिस्ट्रार के पास 30 दिन का समय दिया जाता है। रजिस्ट्रार का जहां तक बात है तो उसमें ध्यान रखिएगा 30 दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिन कंपनियों का निर्माण राज्य आज्ञा द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी कंपनी कहा जाता है? राज्य आज्ञा का मतलब है कि किस राजा के फरमान या राजा के आदेश द्वारा जिस कंपनी का निर्माण किया जाता है उसे कौन सी कंपनी कहा जाता है? भाई उसे चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है। इसे शाही आदेश द्वारा जारी कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा मतलब एनुअल जनरल मीटिंग की बैठक कब होनी आवश्यक? पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी की पहली साधारण सभा की बैठक कब होनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन्हीं में से 3 में से हो जाएगा, चौथे का सोचना ही नहीं है आपको। ये भी क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये मैंने पीछे बताया है, अभी सभी लोग जानते हैं। कितनी होती है? असीमित। अगला क्वेश्चन, एक निजी कंपनी अंशों का हस्तांतरण पर लगाती है, क्या लगाती है? एक निजी कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकती। ठीक है,
अगला, यहाँ एक क्वेश्चन बीमा कंपनी के संबंध में पूछा गया है कि बीमा कंपनी का नियमन और नियंत्रण होता है, माने बीमा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन और उसका जो कंट्रोल है या उसके रूल रेगुलेशन है किस अधिनियम के अंतर्गत होता है। तो एक मुझे वाणी याद रखिएगा, बीमा कंपनी पर अलग एक कानून लागू होता है जिसका नाम है बीमा अधिनियम 1938। अगला है स्वामियों का दायित्व तो सीमित होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वामियों का दायित्व तो सीमित होता है। स्वामी मतलब मालिकों का दायित्व सीमित होता है, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। किस व्यापार में सीमित होगा? एकल व्यापार में तो भाई असीमित होता है, साझेदारी व्यापार में असीमित होता है, केवल कंपनी में ही कंपनी के सदस्यों का ही दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। अगला पूछा जा रहा है यहां पे कि एक प्रवर्तक है, एक प्रवर्तक क्या करता है? एक प्रमोटर गुप्त लाभ कमा सकता है? नहीं कमा सकता है भाई, गुप्त लाभ नहीं कमा सकता है, बिल्कुल सही बात है। गुप्त लाभ कमा सकता है पूर्ण प्रकट करने के बाद। भाई सीधे से ऐसे समझिए कि एक प्रमोटर जो है नियम के हिसाब से तो गुप्त लाभ नहीं कमा सकता है, लेकिन सपोज करिए कि गुप्त लाभ कमाता है तो उसे इस बात की जानकारी देनी होगी कि मैंने गुप्त लाभ कमाया है और ये आप ले लीजिए। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ये। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें कुछ और कहा रहता तो सही आंसर होता आपका बी, क्योंकि वो गुप्त लाभ नहीं कमा सकता। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक प्रोमोटर गुप्त लाभ कमाता है, लेकिन यदि गुप्त लाभ वो कमाता है तो इसकी सूचना देनी पड़ेगी और उसे पूर्ण रूप से प्रकट करना पड़ेगा, कंपनी को उसे वापस करना पड़ेगा। इधर से उधर क्यों हो रहा है? अगला क्वेश्चन है कि रेड हेरिंग प्रविवरण जारी किया जाता है। बताइए, रेड हेरिंग प्रविवरण जारी किया जाता है, कैसे जारी किया जाएगा? प्रविवरण जारी करने से पहले, सेल्फ प्रविवरण जारी करने के बाद, प्रविवरण जारी करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। भाई रेड हेरिंग जो प्रविवरण होता है ये प्रविवरण जारी करने के पहले किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रविवरण का जारी किया जाना अनिवार्य है। अब ये भी क्वेश्चन है, अच्छा प्रविवरण जब जारी किया जाता है तो कितने दिन के अंदर जारी किया जाता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन? जल्दी से बताइए, इसको आंसर आप लोग देंगे। प्रविवरण कितने दिन के अंदर जारी किया जाता है? चलिए इसको थोड़ा सा हिंट दे दें आपको, पहला और लास्ट छोड़ के बी और सी में से एक सही है। अब आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन, प्रविवरण पर हस्ताक्षर किए जाएंगे किसके द्वारा? जो हमारा प्रोस्पेक्टस होता है उस पर सिग्नेचर कौन करता है? बताइए। प्रमोटर करता है, डायरेक्टर करता है, शेयर होल्डर करता है, निर्देशक या प्रस्तावित निर्देशक या उसके यथावत एजेंट द्वारा? यही आंसर सही है। कहने का मतलब है डायरेक्टर भी कर सकता है या डायरेक्टर द्वारा जो प्रस्तावित कोई और डायरेक्टर है वो भी कर सकता है या उसका कोई और आदमी भी कर सकता है। सपोज करिए वो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अभिदान प्राप्त न होने पर प्राप्त प्रार्थना राशि कंपनी द्वारा कितने समय में वापस की जाएगी? कह रहा है न्यूनतम अभिदान की राशि सपोज करिए कि नहीं प्राप्त होती है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो नहीं प्राप्त होता है, तो न प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन है,
कंपनी द्वारा कितने समय में वापस किया जाएगा, जो एप्लीकेशन कितने टाइम पर वापस कर दिया जाएगा? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 90 दिन, बताइए कितने दिन में वापस कर दिया जाएगा? 30 दिनों में इसको वापस कर दिया जाएगा। अगला है, प्रवर्तकों और निदेशकों के सार्वजनिक परीक्षण का आदेश कौन दे सकता है? कह रहा है कि जो प्रमोटर है और डायरेक्टर है उसका पब्लिक निरीक्षण करने का आदेश कौन देता है? प्राधिकरण देता है कि कंपनी देता है कि कोई और देता है, बताइए। उसका आदेश अथॉरिटी द्वारा दिया जा सकता है, प्राधिकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सही है। 2 ऑप्शन और हैं, नीचे है। रजिस्ट्रार केंद्र सरकार नहीं देगा। अगला, अंशदाता कंपनी का होता है, बताइए। अंशदाता क्या होता है? कंपनी का ऋणी होता है, ऋणदाता होता है, चुकता अंश पूंजी धारक होता है, या ऋण पत्र धारक होता है। जो अंशदाता का मतलब होता है हमारा शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होता है? शेयर होल्डर वह व्यक्ति होता है, क्योंकि इसमें स्वामी की बात नहीं की गई है। शेयर होल्डर वह व्यक्ति होता है जो चुकता अंश पूंजी का धारक है, उसको हम अंशदाता कहा जाता है। जनरली आप लोग पढ़े होंगे, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है, सदस्य होता है। देखिए इसमें यदि वो ऑप्शन न दिया गया हो, उसी ऑप्शन को घुमा कर दिया गया हो, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक कंपनी के कार्यकलापों के क्षेत्रों को परिभाषित करता है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन कंपनी के कार्यकलापों के क्षेत्र को क्या करता है? परिभाषित करता है। क्या प्रविवरण करता है? सीमा नियम, अंतर नियम, कोई नहीं, बताइए। कंपनी के कार्यकलापों को कौन परिभाषित करता है, बताइए। अब ध्यान दीजिए, ये भी आप बताएंगे। ये मैं काट दे रहा हूं, ये काट दे रहा हूं, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। आंसर आप बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंपनी के बाह्य विश्व से कंपनी के संबंध को परिभाषित करता है? मैंने कहने का मतलब बाह्य विश्व का मतलब है बाह्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है। ये तो अभी मैंने बताया है, पार्श्व सीमा नियम होता है, आंतरिक अंतर नियम, और बाह्य हमारा सीमा नियम। अगला क्वेश्चन, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदला जा सकता है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या साधारण प्रस्ताव के द्वारा हो सकता है, या विशेष प्रस्ताव के द्वारा हो सकता है, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा हो सकता है, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है? बिल्कुल सही, यही ऑप्शन आपका सही, ठीक ना। कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन, पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किए जा सकते हैं, बताइए। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? साधारण प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी रजिस्ट्रार का अनुमोदन द्वारा, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी लॉ बोर्ड के परमिशन द्वारा, बताइए। पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है? विशेष प्रस्ताव और कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति के द्वारा। अगला कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में लाभांश को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? किसको? डिविडेंड को किस सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया, बताइए। वो भी 2013 के अंतर्गत।
237 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया। ये मुझे याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारे। अगला क्वेश्चन, घोषित लाभांश को पृथक बैंक खाते में कितने दिनों में हस्तांतरित किया जाना चाहिए? ये तो क्वेश्चन मैंने बताया है, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक ना? यही होगा, बताना क्या है मैं बता दे रहा हूँ, 7 दिन मैं पीछे अभी बताया था, 20 क्वेश्चन पहले था। कौन सा आंसर होगा इसका? 7 डे में बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। हमको लग रहा है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बताइएगा। रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। घोषित लाभांश का भुगतान घोषणा के कितने दिनों के अंतर किया जाना चाहिए? जो लाभांश घोषित किया जा चुका है उसका भुगतान कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? मैंने अभी बताया, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जब पूछा जा रहा है तो 30 दिन, और 56 के अंतर्गत पूछा जा रहा है तो 42 दिन। क्योंकि इसमें 42 का आंसर नहीं है, ये 2013 के अंतर्गत। अगला है, कंपनी के सदस्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष, साझेदारी फर्म, अभी तो फिलहाल इसमें से कुछ भी दिख नहीं रहा है सही। हाँ, न्यासी, असंयुक्त धारक। बताइए सही आंसर क्या हो सकता है? कंपनी के सदस्य क्या हो सकते हैं? संयुक्त धारक हो सकते हैं, ज्वाइंट रूप में हो सकते हैं। अगला एक और है क्वेश्चन, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में संशोधन संबंधी प्रावधान किस धारा में दिया गया है? कह रहा है कि कंपनी के जो सदस्यों का रजिस्टर होता है उसमें भी बीच बीच में संशोधन किया जा सकता है। कह रहा है कि इसके संशोधन संबंधी प्रावधान है, किस सेक्शन में इस बात का उल्लेख किया गया? तो धारा 59 में किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला, कंपनी के सदस्यों के अधिकार हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हें कौन सा अधिकार होता है? अधिकार अंश लेने का, लाभांश प्राप्त करने का, सभा में भाग लेने का। भाई ये तीनों अधिकार प्राप्त है उन्हें। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कंपनी के लिए कौन सा रजिस्टर रखना आवश्यक है? एक कंपनी कौन सा रजिस्टर रखती है? ये नाम कुछ दिए गए हैं, साधारण अंश के धारकों का रजिस्टर, पूर्वाधिकार अंश के धारकों का रजिस्टर, ऋण पत्र धारकों का रजिस्टर। एक कंपनी सारे रजिस्टर अपने यहाँ रखती है, जिनसे जिनसे पैसा लेती है उन सबका रजिस्टर अपने यहाँ मेंटेन करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कानूनी व्यक्ति है? इसमें से कानूनी व्यक्ति किसको माना गया? भाई कानूनी व्यक्ति तो कंपनी है। कानूनी का मतलब होता है कि जिसका कंपनी के विधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है, पंजीकृत होता है, उसी को कानूनी व्यक्ति माना जाएगा। तो सही आंसर आपका ई है। इस तरह आप लोग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब 101 क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए, अभी बताते हैं इसको भी। तो इस तरह आप लोग का 100 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी बच जा रहा है 100 क्वेश्चन और। तो बाकी जो 100 क्वेश्चन और बच जा रहा है, तो इसको आप लोग को सेकंड पार्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन तक ही आज के क्लास में हम रहने दे रहे हैं, और पढ़िएगा जरूर, इसे अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम प्रोवाइड कर देंगे, जल्दी ही इसको सेंड कर देंगे, ताकि आप लोग रिवीजन अपना करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर। हमारा सेकंड जो पार्ट होगा उसमें 101 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मेहनत करके पढ़िए, और ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।